देखिए जनता भी बहुत समझदार है, दिल्ली की पढ़ी लिखी है, उनको ये समझ आ ही जाएगा कि हम लोगों को कोई राज करने वाला नेता नहीं चाहिए, हमको सेवादार चाहिए। नमस्ते, भारत एक खोज के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम गोस्वामी। आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसे कांग्रेस के युवा चेहरे से कराने जा रहे हैं जिन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। परिणाम उनके पक्ष में नहीं था, मगर आज भी जनता के बीच में खासा चर्चित हैं। गर्वित सिंघवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। गर्वित जी, अगर राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति से पहले अगर हम समझना चाहें कि गर्वित सिंघवी कौन है, क्या बैकग्राउंड है, क्या व्यवसाय करते हैं? जी, मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ। मैं पला बड़ा पढ़ा दिल्ली में ही हूँ। शुरुआत दी एफओ स्कूल धौलाकुआं से हुई। उसके पश्चात मैंने ग्रेजुएशन एमिटी बिजनेस स्कूल नोएडा से करी और फिर मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूके चला गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स। वहाँ पे मैंने मेरी मास्टर्स परस्यू करी, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। उसके पश्चात मैं वापस दिल्ली आ गया। हालांकि मेरे को पहली जॉब ऑफ़र जो हुई थी वो यूके में ही हुई थी। मेरी खुद की यूनिवर्सिटी में मुझको असिस्टेंट प्रोफेसर के बतौर ज्वाइन करने का ऑफ़र आया था, पर मुझे वो बर्दाश्त नहीं था। हमें पता है कि पलायन आज कितना बड़ा मुद्दा है भारत के लिए, कि यहाँ पे पले बड़े और उसके बाद में बाहर चले जाते हैं नौकरी के लिए। मैं वही चीज़ दोहराना नहीं चाहता था, तो मैं वापस हिंदुस्तान आया और एक मल्टीनेशनल कंपनी EY अर्न्स्ट एंड यंग, उसके साथ में मैंने अपना पहला जॉब एक्सपीरियंस लिया। और क्योंकि मैं एक बिज़नेस फैमिली से हूँ, तो मैंने अपना फैमिली बिज़नेस ज्वाइन किया और उसको एक्सपैंड किया। हम लोग टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, फूड प्रोसेसिंग, इन इंडस्ट्रीज़ में हम लोगों के बिजनेसेस हैं। और एक टिपिकल बिजनेस फैमिली से ही आते हैं हम। नहीं तो एक व्यापारी परिवार से, एक बिजनेसमैन परिवार से एक युवा जो विदेश में जाकर पढ़कर आता है, राजनीति की तरफ झुकाव क्या कारण रहा? क्या लगता था कि राजनीति में जाना चाहिए? देखिए, राजनीति से संबंधित आपको एक बात बताऊं, आप या तो राजनीति के शिकार हो सकते हैं या हिस्सा हो सकते हैं, और मुझे शिकार होना बर्दाश्त नहीं था, तो इसीलिए मैंने राजनीति का हिस्सा बनने का फ़ैसला लिया। जब मैं मात्र 16 साल का था तब मैंने युवा कांग्रेस का दामन पकड़ा और 18 साल करीब मैंने युवा कांग्रेस को अपनी सेवाएं प्रदान करी। मेरे योगदान की वजह से, वो लाठी डंडे खाने की वजह से, जब हम लोग आवाज़ उठाते थे गलत के ख़िलाफ़, वो चाहे अपना हो चाहे दूसरा हो, पर गलत को गलत कहना मुझे युवा कांग्रेस ने ही सिखाया। और वो आवाज़ें उठाने की वजह से, हमको जो भी कार्य दिए गए वो पूरे करने की वजह से, पार्टी की बहुत समय से मेरे पे नज़र थी कि जो भी सही समय होगा वहाँ पे वो मुझे अपने सिपाही के बतौर चुनेंगे रणभूमि में उतारने के लिए, जो कि हुआ। 2025 में इसी साल मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला। ये पार्टी का आशीर्वाद था कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण सीट पे, ग्रेटर कैलाश जैसे कि आपको पता है कि एक बहुत पॉश सीट है, पॉश एरिया है, और वहाँ भी जो वर्तमान में जल मंत्री थे, जो कि हो सकता है आगे जा कर के दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बनते अगर आम आदमी पार्टी जीतती, तो ऐसे कैंडिडेट के सामने खड़ा करना। दूसरी तरफ जो वर्तमान में काउंसलर रही हुई 2 बारी, इतने ऐसे कैंडिडेट्स के सामने उतारने से ये समझ आता है कि पार्टी को मेरे पे कितना भरोसा था। और इसी से पता चलता है कि आपने जो राह पकड़ी है वो बिल्कुल ठीक पकड़ी हुई है। जी, आपको जब आप 15-16 साल की आयु में थे, जैसा आपने बताया कि आप यूथ कांग्रेस के साथ जुड़े, उस समय कौन रोल मॉडल था? किसके जैसा बनना चाहते थे, या किसने आपको उस समय पर सपोर्ट किया, जिसको आप अपना राजनीतिक गुरु भी कह सकते हैं? देखिए, हमें हमेशा से ही सबसे ज़्यादा आकर्षित तो राहुल गांधी जी ही करते हैं। उनके साथ में हम अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये युवाओं का ही दौर है। अब इसको कोई पॉजिटिवली लेता है, कोई नेगेटिवली लेता है। जो क्रिटिकल एनालिसिस करेगा वो इसको नेगेटिवली लेगा कि अरे यार ये तो युवा है, तो युवा है तो ज़्यादा जोशीला है ना।
हाँ, तो आज भी कहा जाता है कि अगर भाजपा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि 50 साल की आयु में भी राहुल गांधी युवा हैं। बिल्कुल युवा हैं, उनमें आज भी उतना ही जोश है जितना आज से 20-25 साल पहले रहा था। जब हम लोगों की राजनीतिक दौर की शुरुआत हुई थी तो हम लोग देखते थे वो जितने जोश से चलते थे, जितने जोश से बोलते थे, आज भी वो चीज़ बिल्कुल बरकरार है। तो हम आज भी उनको युवा नेता ही मानते हैं। और युवा होना कोई नेगेटिविटी नहीं है, युवा होना एक स्ट्रेंथ है, एक पॉजिटिविटी है। युवा एक तरीके की लाठी होती है जिसको बुढ़ापे में सहारे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम वो लाठी हैं जो कि अपने बड़े बुज़ुर्गों को, जिन्होंने हमें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उनका सहारा है हम लोग आज। नहीं तो कब ये युवा जो है बुजुर्ग कब होगा? आप देखिए, जैसे कि सेना में भी 55-60 साल तक जो सोल्जर होता है वो जवान का जवान ही रहता है। तो 60 साल तक तो आप अज्यूम कर ही लीजिए कि हम जवान ही रहेंगे। ये एक मंझे हुए राजनेता की आवाज़ है, एक मंझा हुआ राजनेता शायद इस तरीके से अपनी बात को रखता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि दिल्ली में न्याय यात्रा, आप लोगों ने दिल्ली की न्याय यात्रा शुरू की कि पूरे दिल्ली में घूमेंगे और जन जन तक जुड़ेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को दोबारा से जागरूक करेंगे, उसमें आप लोग कहीं ना कहीं विफल रहे। क्या कारण था कि एक इतनी बड़ी यात्रा आपने, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे उनके बैनर के साथ में, उनके उस यात्रा में आप लोग सब शामिल हुए, मगर परिणाम वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग विफल रहे, लेकिन उस विफलता में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोगों ने गेन करी। हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं ग्रो किया है, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ पहले से ग्रो किया है। पिछली विधानसभा चुनाव में जहाँ पे हम लोगों का 3.5-4% तक घट गया था वोट शेयर, वो अब बढ़ के 7.5-8 तक आ गया है। और अगली बारी आप देखें कि क्योंकि हमारे कार्यों की वजह से, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ आम आदमी के ही खिलाफ लड़ रहे थे, हम लोग आम आदमी और बीजेपी दोनों की जो विफलताएं हैं और जो विचारधारा में उनके कटाक्ष है उसके खिलाफ लड़ रहे थे। पर उस लड़ाई में हुआ ये कि एक दल जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। दिल्ली से आप लगभग समझ लीजिए आम आदमी पार्टी वापसी नहीं आने वाली। ये हम लोगों की वजह से, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गेन है, क्योंकि वो वोटर जिनको इन्होंने गलत झूठे वादे दिखा करके अपने पक्ष में कर लिया था, अब उन लोगों की आंखें खुलने लगी हैं। तो ये अब आने वाले दौर के लिए, मेरे को पता नहीं है मैं अगला चुनाव मैं लड़ूंगा या कोई और लड़ेगा, पर जो भी आने वाले हमारे कैंडिडेट्स होंगे उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा गेन रहने वाला है। जिस समय लोकसभा में कांग्रेस और आम आदमी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उस समय गर्वित जी के क्या अपनी सोच थी? गर्वित जी क्या उस बात को किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? फिर उसके बाद विधानसभा दोनों अलग अलग लड़े थे। देखिए, तब तो जो आला कमान का आदेश था वो हम लोगों को पालन करना ही था। उसमें अब हम लोग उसको रीइन्वेंट करके कुछ हमको हासिल नहीं होना था। हमारे सीनियर्स ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो वो सोच समझ के लिया होगा। वो एक बिगर पिक्चर के लिए, एक सेंटर के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो बिगर पिक्चर के लिए ये डिसीजन लिया गया था, चाहे वो सही रहो चाहे गलत, लेकिन हमारा काम है आज्ञा का पालन करना। तो इसीलिए हम लोगों ने उस समय भी पूरी मेहनत करी थी, पूरी जीतने की कोशिश करी थी, चाहे हम लड़ रहे हों चाहे आम आदमी पार्टी लड़ रही हो। और उसके बाद में हम लोगों को जब दिखने लगा कि उनका जो रवैया है वो बिल्कुल भी बदल नहीं रहा है, साथ होने के बावजूद भी वो ये नहीं देख रहे कि एक नेशनल पार्टी के साथ में एसोसिएट होकर के थोड़ी सी मान मर्यादा रखनी चाहिए। तो जब ऐसा लगा हम लोगों को कि डिफरेंसेस हैं, वो लोग ज़्यादा कमांड करने लग गए, रिस्पेक्ट ज़बरदस्ती फोर्सफुली, तो वी डिसाइडेड कि हम लोगों को अलग से लड़ना ही पड़ेगा। जब गर्वित अपना पहला चुनाव लूज़ कर गए, जब फर्स्ट इलेक्शन आप लूज़ आपने किया, सबसे पहला कॉल आपने किसको किया था? किससे आपने बात की? फैमिली मेम्बर्स थे या कोई अपना राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति था? मैंने सबसे पहला अपने फादर को कॉल किया था जब मैं हारा था, जब काउंटिंग से, हालांकि पहले से ही हम लोग बहुत सारे इलेक्शंस में इन्वॉल्व रहे हुए हैं, तो अपने को पता चल जाता है कि कब हाथ से छूट गई है डोर। तो हमें पता तो पहले ही चल गया था, पर काउंटिंग से बाहर निकलते ही मैंने अपने फादर को पहला कॉल किया था। नहीं तो क्या शब्द रहे उनके, और आपने क्या, अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है? नहीं, उन्होंने प्रोत्साहित किया बहुत, कह रहे बेटा भी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी है, और जीत तो तुम तभी गए थे जब पहली लिस्ट में तुम्हारा नाम आया।
तो वो इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को पहचान जो तुमने दी है पूरे दिल्ली स्तर पे, हम लोग अपने समाज में तो लोगों को जानते हैं, लोग हमें जानते हैं, पर एक दिल्ली में जो तुमने छाप छोड़ी है कि आने वाले 10-15 दिन तक हम लोगों का जिक्र नेशनल न्यूज़ चैनल्स पे चलता रहा था हमारी सीट का, कि वहाँ पे क्या एनालिसिस रहा, कैसे सब कुछ हुआ। हम लोगों ने चुनाव नहीं जीता, लेकिन हज़ारों दिल जीते इस चुनाव के दौरान, और उसी जीत को आगे लेकर के जाएंगे एक पॉलिटिकल विक्ट्री में अगले चुनाव में। अगर गर्वी जी, एक बात बहुत ज़रूरी जो है, चुनाव हार जाने के बाद राजनेता नज़र नहीं आते हैं। आप आज भी ग्राउंड में बने हुए हैं, क्या क्या ज्ञापन आपने सौंपे या क्या क्या जनता के मुद्दे लेकर आज वर्तमान की जो विधायक हैं उनके पास आप गए अपने मुद्दों को लेकर, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे? हम अभी तक उनके पास नहीं गए हैं कोई ऐसा जनता का मुद्दा लेके, पर हम लोगों के पास कोई भी किसी कार्य के लिए आता है तो, क्योंकि मैं एक बिज़नेस फैमिली से हूँ, मेरे पास में भी कॉन्टैक्ट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, हम लोग किसी भी काम में पीछे हटे नहीं हैं। हम लोग डायरेक्टली डिपार्टमेंट को टैप कर देते हैं, या फिर अगर हम लोगों के पर्सनली रिसोर्सेज कोई अवेलेबल हो। अभी हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने एक जॉब फेयर लगवाया था दिल्ली में, जिसके तहत दिल्ली में 4000 बेरोज़गार लोगों को रोज़गार प्राप्त हुई। वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी यूथ कांग्रेस की और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। उससे पहले से भी और उसके बाद भी हम लोग पर्सनल बेसिस पे लोगों को जॉब लगवा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए सत्ता में ही रहना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका विज़न क्लियर है, आपका मोटिव क्लियर है, तो आप सत्ता के बाहर रह कर के भी जनता की सेवा कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको नज़र आती है कि अगर आप विधायक होते और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते, तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी आप फेस कर रहे हैं? देखिए, बेसिक प्रॉब्लम्स तो आप किसी नेता का मैनिफेस्टो भी देखेंगे तो आपको पता चली जाएगा कि लोग बोलते हैं कि जी रोड प्रॉब्लम है, सीवर प्रॉब्लम है, पानी प्रॉब्लम है। हालांकि ये सारी हैं वास्तव में प्रॉब्लम, पर हम लोग अपने चुनाव में और चुनाव के बाद भी इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठकर विकास को देखते हैं। हम लोग ये चाहते थे, हम लोगों का विज़न था कि सारी स्मॉल मीडियम मार्केट्स को सोलर एम्पैनल्ड करवाएं, ताकि जो बिजली के भारी बिलों का प्रेशर हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन पे आता है, बिजनेस पर्सनल्स पे, उस चीज़ में कुछ राहत मिल पाए। हम लोगों का प्रस्ताव था कि हम लोग हर एक वार्ड में अपनी विधानसभा की एक निःशुल्क IPS IAS ट्रेनिंग सेंटर, एक कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स का ट्रेनिंग सेंटर, जो कि कोर्स यूजुअली बहुत महंगा पड़ता है, तो जो हमारे अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, गांव के हैं, कैंप के हैं, उन लोगों को ये सुविधा प्राप्त नहीं होती। हम लोग ये चाहते थे कि वो लोग पढ़ लिख करके कभी अगर IAS IPS बने तो उनको फिर नेताओं पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। चुनाव के दौरान होता क्या है कि नेता एक वादा पकड़ के रखता है कि जी हम अगर आएंगे, आपके जीतेंगे तो आपके कैंप में हम लोग सीवर लाइन डलवाएंगे। अब वो सीवर लाइन के बहाने 20 साल 25 साल हो गए कि आते हैं, वादा करते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद में डलवाते ही नहीं। पर अगर उसी कैंप का, उसी क्लस्टर का कोई बच्चा हमारे इस ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू IPS IAS लग जाता है तो उसको किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम लोगों का, आप समझिए, इस तरीके का विज़न था। सिर्फ ये हम लोग सीवर, बिजली, पानी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे जब हम लड़ रहे थे। इस वजह से ही है जो हम लोगों ने गेन किया है ग्राउंड पहले से। हम लोगों के 3800 एडिशनल वोट्स आए थे पहले से, 3637, और जो विधायक हारे हैं वो 3100 से हारे। तो आप समझ रहे हैं कि हल्का सा ही जो गेन था वो इस वजह से ही था, क्योंकि लोगों को पता था कि इसका विज़न क्लियर है, इसकी मंशा बिल्कुल क्लियर है। बिज़नेस बैकग्राउंड से आता है तो फिर आप अज्यूम नहीं कर सकते ना कि मेरे जैसा बंदा करप्शन में, कभी करप्शन के चार्जेस में फंसेगा, क्योंकि हम लोग जेन्युइनली, ओपन हार्टेडली सेवा के भाव से आए हैं पॉलिटिक्स के अंदर। आपके क्षेत्र में अभी शिखा राय जी विधायक हैं, इससे पहले सौरभ भारद्वाज थे। इन दोनों की राजनीति में और इन दोनों की कार्यशैली में आप क्या फ़र्क देखते हैं कि दोनों क्या अलग तरीके से काम करते थे या दोनों का पैटर्न एक ही है? नहीं, अभी तो इट इज़ टू सून टू कमेंट, क्योंकि अभी 3-4 महीने ही हुए हैं, पर ऐसा कोई ग्राउंड पे डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है अभी भी, जो कि पिछले 10 साल में भी नहीं दिख रहा था।
आप समझे, मैं अगर पानी की ही बात करूं, पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी विधानसभा में। मैं लोगों से जब बात करता हूं तो लोग बिलीव नहीं करते कि यार ग्रेटर कैलाश तो इतनी पॉश लोकेलिटी है, वहाँ पे कैसे होगा पानी की समस्या। पर इतनी भारी समस्या है कि 30% हाउस होल्ड्स में काला पानी आ रहा है नलके से। पर क्या पहले इस पे कुछ काम किया गया? नहीं। जब पिछली सरकार थी, क्या इस सरकार ने इस पे कुछ किया? नहीं। गरीब इलाकों में आज भी घंटों लाइन लगती है, पानी के टैंकर नहीं आते। अमीर इलाकों में सुबह सुबह टैंकर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि करप्शन है। तो इस पे गर्वित और गर्वित की टीम क्या काम कर रही है? अभी हम लोगों ने ये मुद्दे आइडेंटिफाई, हम लोगों ने पहले तो एरियाज़ आइडेंटिफाई करे हैं जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। हम लोग इसकी जड़ तक जाएंगे। सबसे पहले तो टैंकर माफिया जो चल रहा है राज, इस राज को बंद करवाना बहुत ज़रूरी है। पहले वो जो टैंकर माफिया जो गुंडे थे वो आम आदमी पार्टी पालती थी, अब वो बीजेपी पाल रही है। पर समस्या का निवारण नहीं हो रहा है, वो निवारण हम करेंगे, चाहे हम सत्ता में हो चाहे ना हो। आपको पता है 907 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी प्रिजर्व्ड, जो रेन वाटर होता है हर साल 907 मिलियन लीटर्स। पर वाटर हार्वेस्टिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है। हम लोगों ने अपनी सरकार के समय, जब कांग्रेस सरकार थी शीला दीक्षित जी की, तब हमने रेणुका बांध परियोजना पे काम किया था। पर क्या उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया? नहीं। जबकि वो एक स्थायी समाधान हो सकता है। नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी इस बात को कहते थे कि वाटर रिहार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट लेकर वो, बट कहीं लेकर के नहीं है। बिल्कुल ही आप देखें, जमुना नदी में अमोनिया का लेवल इतना ड्रास्टिकली ऊपर गया है कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है वो अपनी आधी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। ये तो चेतावनी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी दी है। पर उस पर कुछ काम कर लो। आप काम करने की जी मंशा होनी चाहिए। अगर मंशा ही नहीं हो तो आप कितना मर्जी चीख लो चिल्ला लो, काम नहीं करेंगे। वो सिर्फ गद्दी पे बैठने के लिए आए हैं। क्योंकि कांग्रेस जिस समय चुनाव लड़ रही थी दिल्ली में, उसका एडवर्टीजमेंट का बजट आम आदमी की पार्टी से डबल से भी ज़्यादा था। उसमें भी सक्सेस नहीं हुए, प्रचार में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस फेल रही। ये सारे मुद्दे जो आप आज कह रहे हैं, ये क्यों नहीं उस समय आपकी पार्टी ने इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने का काम किया? नहीं, हम लोगों ने किया, लेकिन मोस्टली आपको पता है कि मीडिया ने हम लोगों को ही ब्लॉक कर रखा है कि कांग्रेस पे फोकस ही नहीं रहे। हम लोगों के पास में इतने एजुकेटेड कैंडिडेट्स थे। अगर कैंडिडेचर के हिसाब से देखें तो हम लोग बिल्कुल रैंक 1 थे, चाहे क्वालिफिकेशन देखें चाहे चरित्र देखें। कांग्रेस के कैंडिडेट्स सारे बिल्कुल साफ छवि के थे, पर उसको हाईलाइट ही नहीं करती है मीडिया। अगर मीडिया निष्पक्ष होती और हम लोगों को भी उतना ही तवज्जो दे रही होती तो हम लोगों को ना तो खर्चा करना पड़े मार्केटिंग पे, ना हम लोगों को इतने धरने देने पड़े। पर वो तो बिल्कुल ही मौन होकर के बैठी हुई है। चाहे सही हो रहा हो चाहे गलत हो रहा हो, आवाज़ ही नहीं उठाने देते कांग्रेस को। तो गर्वित जी, आपके हिसाब से अगर कांग्रेस को दिल्ली में वापसी करनी है, सत्ता में आना है, तो आपके पास क्या ऐसी पॉलिसीज़ हैं, क्या ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि यूथ को, दिल्ली के वोटर को कांग्रेस पार्टी दोबारा जोड़ सकती है? देखिए, एक तो हम लोगों को दिल्ली को फिर से नशा मुक्त करना पड़ेगा। दिल्ली को नशा मुक्त करना बहुत ही आवश्यक है। हम लोगों को आगे ले जाने वाली जो पीढ़ी है वो युवा ही है, जो अभी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। मेरा इंटरेक्शन होता है हर महीने में। हमारा एक एजेंडा, एक मुहिम है कि हर महीने हम लोग 100 फर्स्ट टाइम वोटर्स से मुलाकात करेंगे अपनी विधानसभा में। उनको कंसल्ट करेंगे, उनको हम लोग सजेशंस देंगे कि किस तरीके से वो अपने करियर को आगे बढ़ाए, किस तरीके से वो फिज़िकली फ़िट रहें। तो ये जो नया भारत अभी बन रहा है, ये बिल्कुल सेक्युलर सोच वाला भारत है। ये वाला भारत जो अब नया बन रहा है, यही आगे लेकर के जाने वाला है। आप जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेकर अब किस तरीके से आवाज़ उठाने वाले हैं कि जनता देखे कि हाँ, उनका प्रत्याशी जिसको उन्होंने उस समय वोट नहीं किया था वो आज भी जनता के बीच में है और जनता के साथ जुड़ा हुआ है? ये तो जी, आप हमारी कार्यशैली देखेंगे भी ना चुनाव के बाद भी, तो हमारे पास में जितने नंबर ऑफ़ टास्क आते हैं और जितने हम लोग रिजॉल्व करते रह रहे होते हैं, आप वो देख करके समझ जाएंगे कि हम लोग ऑलरेडी उस विनिंग स्प्री पे चल रहे हैं कि अगला वाला चुनाव हमारा होने वाला है। जहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि गंदगी, हम अपनी टीम लेकर के पहुँच जाते हैं। कहीं पे भी हम देखते हैं कि कोई सर्विसेज में तकलीफ़ है तो हम लोग वहाँ पे बिल्कुल सक्रिय रहते हैं। हम लोग RWS के साथ में बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। जो स्थायी मुद्दे वहाँ के हैं, अलग अलग ब्लॉक्स के, अलग अलग एरियाज़ के, हम उन सब पे बिल्कुल
सक्रिय काम कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास में एक पर्सनल टीम अवेलेबल है जो कि बहुत स्ट्रांग है, युवाओं की है। आपको एक और इंसिडेंट्स बताता हूँ। फर्स्ट कोविड के दौरान हम लोगों ने एक टीम फॉर्म करी थी जो कि ग्रेटर कैलाश के लोगों को, निवासियों को आराम और राहत पहुंचाने के लिए थी। हम 50 लड़कों की टीम थी। हम लोगों ने कहीं से जोड़ जुड़ा करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल करवाए। हम लोगों ने 50-100 घरों से टाई अप किया कि हर कोई 30-30 रोटियां बना करके दे। हम लोगों ने मेडिसिन अवेलेबल करवाई कि जिसको भी ज़रूरत हो कहीं पे भी, क्योंकि उस समय तो कोई भी किसी से कुछ हाथ में एक्सेप्ट करने को भी राजी नहीं हो रहा था। सो वी इम्पैक्टेड सो मेनी लाइव्स ड्यूरिंग कोविड एंड बिकॉज वी वर ऑलवेज ऑन फील्ड, 45 आउट ऑफ द 50 ऑफ अस गॉट कोविड। पर हमारे घर वालों का ये एटीट्यूड था कि यार तुम लोग जो कर रहे हो वो तो हज़ारों लोगों की जान बचा रहे हैं। तो अगर आपको कोविड हो भी गया तो आप डरना मत, हताश मत होना और ये मत सोचना कि हम आपको इस चीज़ में ब्लेम करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। पर आप लोग जो कर रहे हो वो करते रहो, वो हर कोई कर नहीं सकता। ये हम लोगों की नेचर है, ये हम लोगों का चरित्र है और इसी भाव को आगे भी लेकर के जाना है। और जनता को साफ सीधे दिख ही जाएगा। देखिए जनता भी बहुत समझदार है, दिल्ली की पढ़ी लिखी है, उनको ये समझ आ ही जाएगा कि हम लोगों को कोई राज करने वाला नेता नहीं चाहिए, हमको सेवादार चाहिए। जी, मोदी जी भी बोलते हैं कि मैं चौकीदार हूँ और आप भी बोल रहे हैं कि सेवादार। जब आप चुनाव लूज़ कर गए थे उसके बाद एक धन्यवाद सभा में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, मैंने भी कई जगहों से, बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा। आपने उसमें एक गाना गाया था, मतलब मुझे लगता है कि शायद जो भी सुन रहा था, कुछ लोग तो भावुक थे और कुछ लोगों को लगा कि हाँ, किसी अपने व्यक्ति के मुंह से उस गाने को सुन रहे हैं जो चुनाव हार गया। जी ठीक वो बात गाने को अगर आप गुनगुनाना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी और बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है। जी, मैं सभा में तो गाया था जो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। मैं आपको एक दूसरा, आपने वो तो सुना है, कुछ और सुनाता हूँ आपको। गाने के बोल हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम है वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब मैं आपको राजनेता कहूँ, बिजनेसमैन कहूँ या सिंगर कहूँ, आप सचमुच में बहुत अच्छा गाते भी हैं और आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। जितने भी लोगों से आपके बारे में सुना, जब हम आप पर रिसर्च कर रहे थे आपका इंटरव्यू के लिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी पॉजिटिव बात आपके लिए कही। बहुत बहुत धन्यवाद गर्वित जी, आपसे बात कर अच्छा लगा। ये थे गर्वित सिंघवी जी आज, जिनसे हमने जाना इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।